सो एवरीवन, अगर मीडिया कैप्चर होता है स्टेट के थ्रू तो उसके चलते क्या प्रॉब्लम हो सकता है एज ए सोसाइटी पर, और उसके क्या क्या ग्लोबल रिपरकशन हो सकते हैं, इसको हम एक केस स्टडी के थ्रू देखेंगे। जो कि हंगरी, जो कि एक स्टेट है, एक नेशन है यूरोप में। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबान 2010 से ही हैं, और उन पर काफ़ी एलिगेशंस हैं कि उन्होंने मीडिया कैप्चर करके और जो मीडिया संस्थान है उनको प्रो गवर्नमेंट बना दिया है, और मतलब प्रेस फ्रीडम को लेकर काफ़ी वहाँ सवाल उठे हैं। अब हम देखते हैं कि इसके चलते क्या प्रॉब्लम होता है अगर मीडिया, किसी कंट्री का गवर्नमेंट मीडिया को कैप्चर करती है। सबसे पहले वो मीडिया कैप्चर किन टैक्टिक से करती है। पहला होता है ऑनरशिप मैनिपुलेशन, यानी कि उस मीडिया हाउस को, जो कि इंडिपेंडेंट है और थोड़ा क्रिटिकल है गवर्नमेंट को लेकर, वहाँ उसको लीगल थ्रेट्स, फाइनेंशियल प्रेशर उस पर बनाना। ठीक है, हमने देखा है इंडिया में एक एन से स्टार्ट होता है एक जो मीडिया हाउस है, उसको कैसे एक रिच आदमी ने उसको खरीद लिया, और अंत में फिर वहाँ के जर्नलिस्ट को वहाँ से हटना पड़ा और अपना इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल वगैरह मतलब अथी बनाना पड़ा। तो वो एक ऑनरशिप मैनिपुलेशन होता है, वो कि हुआ। दूसरा है रेगुलेटरी क्रैकडाउन। रेगुलेटरी क्रैकडाउन में क्या होता है कि गवर्नमेंट उन मीडिया संस्थान को ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देती है जो उनके फेवर में ज़्यादा कहे, जिनके एडिटोरियल्स उनके फेवर में ज़्यादा बोलते हो। ठीक है, तो ऐसे संस्थान के पास रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा, और उन वो वे संस्थान जो गवर्नमेंट को लेकर थोड़े क्रिटिकल हैं या उनसे क्वेश्चन वगैरह करते हैं, तो उनको तो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट नहीं देगी, तो उनका रेवेन्यू भी इससे कम हो सकता है। इनफैक्ट केवल गवर्नमेंट ही नहीं देगी, बल्कि गवर्नमेंट दूसरे कंपनीज पर प्रेशर भी बना सकती है कि आप इस मीडिया हाउस को एडवर्टाइजमेंट मत दो। ठीक है, इसके चलते उस मीडिया हाउस जो इंडिपेंडेंट या फिर थोड़ा क्रिटिकल है गवर्नमेंट को लेकर, उस पर प्रेशर बन सकता है, और इससे मीडिया कैप्चर का खतरा बन सकता है, यानी कि उस मीडिया हाउस का कैप्चर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग कर सकते हैं। फिर है सेल्फ सेंसरशिप एंड मजलिंग। सेल्फ सेंसरशिप यानी कि जो मीडिया हाउस ऐसे थ्रेट्स जिनको मिल रहे हैं, तो वो खुद से ही हो सकता है कि जो आर्टिकल्स हैं या एडिटोरियल्स हैं उसको खुद ही सेंसरशिप करें, और उसको कुछ ऐसे पब्लिश करें कि लगे कि नहीं, मतलब ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है हम लोग। या फिर जर्नलिस्ट का जो थ्रेट्स होता है, जर्नलिस्ट के ऊपर थ्रेट्स, जॉब लॉसेस का जो थ्रेट्स है, ये सब के चलते भी मतलब एक तरीके से संस्थान को हरास करके फिर उसको कैप्चर करना। अगर कोई अच्छे से आया तो अच्छे से, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से उसको कैप्चर करना। इसके चलते कंसिक्वेंस क्या होता है, तो सबसे पहले इरोडिंग पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो मीडिया पर बहुत कम हो जाता है, जो जर्नलिस्ट है उनसे कम हो जाता है। उनको लगता है कि केवल एक ही व्यू दिखाया जा रहा है, और जो दूसरा व्यू है वो नहीं दिखाया जा रहा है। तो इससे अब जब पब्लिक का ट्रस्ट जर्नलिज्म पे कम होगा, तो उस श्रिंकिंग स्पेस, वो जो मीडिया का स्पेस है, उसको जो भी पॉलिटिकल आईटी सेल के लोग हैं उसको वो ले लेंगे, और वहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, और वो जगह प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए और लोगों को डिवाइड करने का जगह बन जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि आजकल वैसे भी इंडिया में भी बहुत हम सुनते हैं कि पब्लिक का जो ट्रस्ट है जर्नलिस्ट पे या जो मीडिया हाउस है उस पर कम होता जा रहा है, ऐसा कई लोग कहते हैं। फिर है लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अगर ऐसा होता है कि एडिटोरियल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो केवल एक ही तरफ के फेवर कर रहे हैं या गवर्नमेंट को लेकर फेवर कर रहे हैं, तो इसके चलते कई सारी जानकारियाँ नहीं मिल पाएंगी आरटीआई के माध्यम से, या फिर अब जब कई सारी जानकारियाँ नहीं मिल पाएंगी, जैसे गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, वो उसमें क्या सही है क्या गलत है, और जब आपको पता नहीं होगा तो आप जो डिसीजन लेंगे, जो पब्लिक डिसीजन लेगी, वो इन्फॉर्म्ड नहीं होगी, और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सकेगा, जिससे कि हो सकता है गवर्नमेंट बेलगाम हो और उसको लगेगा कि हम कुछ गलत भी करेंगे तो हम पकड़े नहीं जाएंगे, तो हम जो मन सो कर सकते हैं ऐसा। क्योंकि ऑफ कोर्स कोई अकाउंटेबिलिटी का कोई नाम नहीं रहेगा ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आ ही नहीं रही है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं होगी। ठीक है, खोजी पत्रकारिता जिसे कई बार बोलते हैं, खोजी पत्रकारिता, ये नहीं कि न्यूज़ चैनल पर बैठ के व्हाट्सएप पे जो मैसेज आ रहा है उसी को पढ़ देना। आजकल सुनने में आता है कि ऐसा ही होता है। ज़मीन पर जाके उसको खोजना, कई डॉक्यूमेंट्स को रिसर्च करना और सही इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने लाना। जब ऐसा नहीं होगा तो लोगों के पास से इन्फॉर्मेशन की कमी होगी, और लोग खुद ब खुद बायस होते जाएंगे। उनको लगेगा कि अच्छा यही सही, यही सही, क्योंकि लोग दूसरा नज़रिया नहीं देख देख पाएंगे। ठीक है,
तो ये लिमिटेड एक्स, ये मैं बता रहा हूँ कि जब मीडिया कैप्चर हो जाती है तो ऐसा होता है। तीसरा चीज़ होता है चिलिंग इफेक्ट टू डिसेंट, यानी कि अगर कोई दूसरा चीज़ कह रहा है आपसे तो कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कहीं आंदोलन कुछ हो रहा है, मान लीजिए किसी का, किसानों का या किसी का, या कहीं अपोजिशन पार्टी का स्पीच चल रहा है या अपोजिशन पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो उन चीज़ों को बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, यानी उनको दिखाया ही नहीं जाएगा टीवी पे या जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से या फिर ये सब, ठीक है, क्योंकि कम से कम आवाज़ उनको अथी किया जाएगा। और तो ये चीज़ इससे क्या होता है कि पब्लिक में जो दूसरे साइड का जो आवाज़ है, दूसरा पक्ष है, वो नहीं जा पाता है और पब्लिक समझती है कि ठीक है, हम जो जानते हैं वही सही है, उसके अलावा और कुछ सही है ही नहीं, ठीक है। तो इससे डेमोक्रेसी को काफ़ी धक्का पहुंच सकता है, ठीक है। तो 3 चीज़ होता है सोसाइटी में, एक पब्लिक ट्रस्ट का इरोडिंग होता है, इरोडिंग पब्लिक ट्रस्ट, दूसरा लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन और तीसरा चिलिंग इफेक्ट टू डिसेंट। अब इसके चलते ग्लोबल रिपरकशन क्या होता है कि डेमोक्रेटिक रिग्रेशन होता है। जब भी किसी कंट्री में ऐसा होता है तो उसके आसपास के देश में भी ये इफेक्ट पड़ता है और उनको लगता है कि अ, अगर पड़ोसी देश में ऐसा हो रहा है तो हम भी ऐसा करें, ठीक है। ऑफ कोर्स कौन पॉलिटिशियन नहीं चाहता है कि वो थोड़ा सा मीडिया को नीचे ही करके रखे, क्योंकि कोई कोई भी पॉलिटिशियन नहीं चाहता है कि वो जवाब दे और कोई से सवाल पूछे, ऑफ कोर्स। तो काफ़ी कम ही होंगे। फिर होता है मिस इन्फॉर्मेशन एंड पोलराइजेशन। तो ऐसे में जब मीडिया का रोल घटते जाता है, लोगों का ट्रस्ट घटते जाता है जर्नलिस्ट पे, जर्नलिज्म पे, मीडिया हाउसेस पे, और जो रिपोर्टिंग हो रही है, तो अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन और पोलराइजेशन का काम करते हैं। वो कोई मैसेज फैलाएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से या कुछ के माध्यम से, क्योंकि उसको चेक करने वाले भी कोई नहीं होंगे, तो फैलते जाएगा और लोगों को एक तरफ से पोलराइज किया जाएगा अपने एजेंडा के लिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है। मैं किसी एक का अथी नहीं कर रहा हूँ। इरोजन ऑफ प्रेस फ्रीडम ऑफ कोर्स उसका इरोजन होगा। और अब ऐसा हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे कि तो फिर चीन में तो फ्री मीडिया नहीं है, तो फिर इंडिया में इतना क्यों वो अति होता है कि नहीं फ्री मीडिया होना चाहिए। देखो, चीन का कल्चर और सोसाइटी बिल्कुल अलग है। वहाँ पर सोसाइटी को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है इंडिविजुअल फ्रीडम से या डिसेंट से। वहाँ कहा जाता है कि अगर कोई चीज़ ऐसा है जिसमें सोसाइटी का भला हो रहा है लेकिन इंडिविजुअल फ्रीडम का नुकसान हो रहा है तो वो सही है। और वहाँ पर ना ऐसे मीडिया को वहाँ पर गवर्नमेंट को देखा जाता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन देगी वो सही देगी, मतलब ऐसा, मतलब माना जाता है कि गवर्नमेंट वही इन्फॉर्मेशन देगी जो सोसाइटी को स्टेबल या बनाने में सहायक हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट को बड़ा ही एक तरह पवित्र नज़र से भी देखा जाता है कि ठीक है, गवर्नमेंट वही इन्फॉर्मेशन पब्लिक में निकलने देगी जो कि सोसाइटी को स्टेबल रहने में सहायक हो। तीसरा चीज़ चाइना में यह है कि वहाँ पर जो न्यूज़ चैनल सोशल ऑर्डर को ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है, और मूवमेंट्स, आंदोलन और क्रिटिसिज्म और अपोजिशन की बात, अपोजिशन तो है ही नहीं चाइना में, लेकिन अगर हट के कुछ गलत हुआ है, करप्शन है, अगर मतलब कि ऐसा कुछ या कहीं उग्र आंदोलन है या फिर कुछ, तो ऐसे रिपोर्टिंग को नेगेटिव देखा जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा। उनको लगता है कि नहीं, और लोग उन न्यूज़ चैनल को सपोर्ट करते हैं जो सोशल ऑर्डर की बात करते हैं कि सामाजिक स्टेबिलिटी हो, ठीक है, समाज एकजुट रहे वगैरह वगैरह, चाहे कुछ गलत भी क्यों ना हो रहा हो किसी के साथ, इंडिविजुअली गलत भी क्यों ना हो रहा हो, या कहीं किसी की फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीनी क्यों न जा रही हो, लेकिन ऐसा ऐसा है वहाँ पर। तो लेकिन फिर भी वहाँ पर नेटवर्क है, अपने इंडिविजुअल नेटवर्क्स हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं। ये तो ऊपर ऊपर की बात हो गई, ठीक है। तो चाइना, और एक चीज़ और है कि वहाँ पर सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ को, शायद लोग भी इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि नहीं अभी ये सब रहने दो इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन देखो अभी क्या है ना कि चाइना तो ग्रोथ पूरा हो रहा है, अभी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी वाइज, और पर कैपिटा इनकम में भी इंडिया से ज़्यादा है। तो आने वाले समय में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि चाइना ने, ठीक है, फ्री मीडिया के बिना ग्रो किया, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में ये हट सकता है, फ्री मीडिया वहाँ आ सकता है। क्यों? क्योंकि अब लोग को एजुकेशन हो गया ना, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए और वो डिमांड कर रहे हैं कि फ्री मीडिया हो। और एक चीज़ ये भी है कि फ्री मीडिया होने के चलते एफिशिएंट और सस्टेनेबल ग्रोथ होता है।
आपको पता है कि कई बार चाइना में फैसले जाते हैं वो काफ़ी रेकलेस होते हैं। आपको याद है चाइना में कई घोस्ट सिटीज़ हैं। घोस्ट सिटी यानी कि वहाँ बिल्डिंग्स तो बन गई हैं लेकिन वो खरीदने वाला कोई नहीं है। तो बिल्डिंग्स ऐसी ही खाली हैं कई जगह, रियल एस्टेट वाले जो भी हैं, या रोड ऐसे बना रहे हैं बीच में घर, मतलब समझ रहे हो, रेकलेस तरीके से। तो ये लॉन्ग टर्म में सहायता नहीं देगी। इनफैक्ट चाइना के जो सामान हैं उनकी क्वालिटी कम है कई सारे सामान की। इसके पीछे भी एक कारण हो सकता है कि वहाँ फ्री मीडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्री मीडिया रहेगा तो रिपोर्टिंग करेगा वो कि हाँ भाई सामान ऐसा है, गवर्नमेंट को ये बात बताएगा और गवर्नमेंट इस पर कुछ एक्शन ले सकती है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को नहीं पता है कि इसकी क्वालिटी काफ़ी कम है, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं रहने देते हैं, हम तो मैन्युफैक्चरिंग हब हैं और ये सब। लेकिन ये बात शुरू से ही पता चल जाती। अब देखो चाइना के सामान का एक लोगों पे असर पड़ेगा कि भाई ये है तो इसका क्वालिटी तो ऐसा ही होगा। भले आगे आने वाले समय में अभी भी चाइना कई सामान अच्छे बना सकता हो, ठीक है, अच्छे क्वालिटी के, लेकिन तो अगर फ्री मीडिया कहीं होती है तो वहाँ पर एफिशिएंट और सस्टेनेबल ग्रोथ होता है इकोनॉमी का, तो इससे उसी देश को फ़ायदा होगा। दूसरा, ग्रेटर सोशल स्टेबिलिटी हो सकता है चाइना में टेम्पररी सोशल स्टेबिलिटी के लिए, अभी कुछ समय की स्टेबिलिटी के लिए हो सकता है 30-40 जो साल में जो ग्रो हुआ है 1990 से लेकर 2020 तक, तो हो सकता है सोसाइटी के स्टेबिलिटी के लिए कि हाँ कोई झगड़ा कोई विवाद नहीं चाहिए, कोई अपोजिशन नहीं चाहिए, सब कोई बात माने। और इस सब के लिए हो सकता है फ्री मीडिया ना हो तो उतना दिक्कत नहीं था, लेकिन लॉन्ग रन में तो अंदर ही अंदर तो लोगों में तो वो डिसेंट तो उबलता रहेगा ना, ठीक है, वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा। लॉन्ग रन में ये सस्टेनेबल नहीं है। सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए लॉन्ग रन के लिए फ्री मीडिया का होना जरूरी है, मेरा ये कहना है, ठीक है। तो आने वाले समय आप देखोगे चाइना में वो बात नहीं रहेगी। चाइना में फ्री मीडिया का आना जरूरी है वहाँ पर, जैसे जैसे वहाँ सोसाइटी अच्छी हो गया। और अब तो वीपीएन लगा के भी लोग वहाँ काफ़ी चीज़ यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं जा रही है चाइना में, ठीक है। तो एक है इंक्रीज इनोवेशन। अब लोगों के पास कई सारा इन्फॉर्मेशन, डाइवर्स तरह का, अलग अलग तरह का इन्फॉर्मेशन का एक्सेस रहेगा तो उससे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाइना को कॉपी करना इंडिया के लिए सही नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो काफ़ी, ठीक है, सामाजिक स्टेबिलिटी की बात करती है लेकिन इंडिविजुअल सेंट्रिक भी है। कई सारे इंडिया में ऐसे लोग हुए हैं जो समाज जिस चीज़ को अपोज करता था उसके खिलाफ वो खड़े रहे और उन्होंने बदलाव किए। अब फॉर एग्जांपल अम्बेडकर, कितने अपोजिशन में लोग उनके खड़े थे, महात्मा बुद्ध। तो इंडिया में जो सोसाइटी है वो सोशल ऑर्डर और इंडिविजुअल को बैलेंस करके चलती है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि इंडिविजुअलिटी पर ज़्यादा ध्यान देती है। हमारा संविधान को भी आप देखोगे तो इंडिविजुअलिटी पे थोड़ा ज़्यादा जोर है। आप चेक करोगे उसको तो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा हो सके। तो अगर उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश होती है इंडिया में या किसी गवर्नमेंट के द्वारा तो ये हमारे लिए या हमारी कंट्री के लिए लॉन्ग रन में ठीक नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसको समझना ज़रूरी है। आप हमेशा ये नहीं कह सकते हो कि ठीक है चाइना में तो फ्री प्रेस नहीं है तो फिर वहाँ इतना डेवलपमेंट क्यों हुआ और हो रहा है। नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा कि चाइना का कल्चरल कंटेक्स्ट अलग है और इंडिया का कल्चरल कंटेक्स्ट अलग है। चाइना में जो बुद्धिज़्म फैला, बुद्धिज़्म का जन्म इंडिया में हुआ। आप समझो कि बुद्धिज़्म का जन्म का क्या कंटेक्स्ट है। बुद्ध को ब्राह्मणों ने जान से नहीं मारा क्योंकि उसको पता था कि बुद्ध जो बोल रहे हो सही है और हम थोड़ा-सा नीचे गिर गए हैं, ज़्यादा धार्मिक कर्मकांड हो रहे हैं, कम अध्यात्म हो गया। ये बात उस समय के ब्राह्मण जो थे उनको पता था कि बुद्ध जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं और सोसाइटी में थोड़ी विकृति आ गई है। वैदिक समाज तो ठीक था लेकिन उसके बाद विकृति आई है, उसको बुद्ध ने ठीक किया। तो चाहे कितना भी हेट करेंगे उसको, उनको पता है कि सही है और उन्होंने सहा, उनकी बातों को सुना। तो टॉलरेंस ये सब हमारे अंदर गुण है। ऐसा नहीं कि नहीं ये कुछ अलग बोल रहा है तो भाई इसको लटका दो, ठीक है, इसको मार दो। तो आपको समझना पड़ेगा कि ट्विटर पे, फेसबुक पे कई बार लोग इसका एग्जांपल देते हैं कि चाइना में तो इतने कड़े कानून है, फ्री मीडिया नहीं है, सरकार का कंट्रोल है वगैरह वगैरह। लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा स्टडी करना पड़ेगा, है ना? तब आपको पता चलेगा कि क्यों अंतर है। तो इंडिया के लिए ज़रूरी है कि फ्री मीडिया हो। डेमोक्रेसी के लिए, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए हर लोग की आवाज़ सुनी जाए और इसी में सबका फ़ायदा है लंबे समय के लिए, ठीक है। सो थैंक यू।